Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sarwasimi with another lecture. Today's topic for discussion is kinematics. This is part 2 of kinematics video. मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ पहले से ही। और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल और शेयर भी कीजिए वीडियो को, ताकि बाकी और भी कुछ लोग जो हों उनके लिए भी ये वीडियो कुछ फ़ायदेमंद हो सके। तो हम जल्दी से, अगर जिन्होंने मेरे पार्ट 1 को नहीं देखा है वो जाके मेरे पार्ट 1 को भी देख सकते हैं, ताकि उसमें मैंने सिर्फ डिस्टेंस और टाइम ग्राफ को एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। और आज मैं इस वीडियो में जो है स्पीड टाइम ग्राफ को एक्सप्लेन करूँगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो स्पीड टाइम ग्राफ में हमारे पास जो आता है बेसिकली डेफिनेशन ऑफ स्पीड टाइम का हमें पता नहीं चाहिए। तो स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। देखिए जितने भी स्पीड टाइम ग्राफ में हम देखेंगे वो हमारे पास ग्राफ जो होगा वो एक्सेलरेशन को शो कर रहा होगा, सिर्फ एक्सेलरेशन ग्राफ होगा ये। अच्छा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है वेलोसिटी ओवर टाइम होता है। तो स्पीड अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, स्पीड अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, सॉरी। तो जल्दी से आगे देखते हैं। देखिए मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर ग्राफ में कुछ स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, फिर एक और स्ट्रेट लाइन आ रही है और एक और स्ट्रेट लाइन आ रही है। अच्छा, ये ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन का है जो कि हमें एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं फ्रॉम ए टू बी, तो फ्रॉम ए टू बी क्या रहा है, वी कैन कैलकुलेट स्पीड एंड टाइम डायरेक्टली फ्रॉम द ग्राफ। याद रखिएगा किसी भी ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ग्राफ से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज मैं कहता हूँ भाई इस टाइम के ऊपर स्पीड कितनी है, आप जस्ट यहाँ से फाइंड कर लेंगे ये स्पीड आ रही है। इस टाइम के ऊपर स्पीड कितनी है, आप यहाँ से डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे स्पीड कितनी है। इस टाइम के ऊपर स्पीड कितनी है, आप डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे कितनी है। तो देखिए स्पीड और टाइम जो भी ग्राफ के अंदर हमारे पास स्पीड टाइम गया हुआ है या डिस्टेंस टाइम गया हुआ है तो हम डायरेक्टली ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं। बट ग्राफ की के अंदर जो लाइंस हैं, मतलब ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे ये ग्राफ एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमने ग्रेडियंट ऑफ द लाइन फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये टू एक्सेलरेशन कैन फाइंड बाय फाइंडिंग ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ओनली ग्रेडियंट शोज द नेचर ऑफ एक्सेलरेशन। बस ग्रेडियंट जो है वो नेचर ऑफ एक्सेलरेशन बता देता है कि नेचर क्या है, कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ज़ीरो एक्सेलरेशन है या डिसेलरेशन है। ये सारी बातें क्या है हमें ग्राफ बता देते हैं। जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रही है वो भी कांस्टेंट हो रही है, या ज़ीरो एक्सेलरेशन है इस पॉइंट पर, और यहाँ भी कांस्टेंट डिसेलरेशन है। ठीक है, कांस्टेंट डिसेलरेशन है यहाँ पर। तो ये बेसिकली हमें ग्राफ से पता चल रहा है देखकर। अगर हम बात करते हैं फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू बी में क्या, स्पीड इज़ इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट बिकॉज ग्रेडियंट ऑफ द लाइन कांस्टेंट। देखिए ए टू बी जो है मैं कह रहा हूँ स्पीड इंक्रीज़ हो रही है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ लाइन कांस्टेंट है। फ्रॉम बी टू सी बात करते हैं, स्पीड इज़ कांस्टेंट, अगेन स्पीड जो है यहाँ पर देखिए कांस्टेंट स्पीड से। अब ये जो भी स्पीड थी इस पॉइंट के ऊपर, सपोज़ यहाँ पर 20 थी, 30 थी, 50 थी, तो ये थ्रू आउट बी टू सी जो है वो 20 की स्पीड से ही मूव कर रहा है। तो इट मीन्स इसकी स्पीड इस कांस्टेंट है। लेकिन जब भी कांस्टेंट स्पीड होती है, याद रखिएगा कांस्टेंट स्पीड का हमेशा ग्रेडियंट क्या होता है ज़ीरो होता है। तो यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी। अच्छा, हम बी टू सी बात कर रहे हैं, स्पीड इस कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन इज ज़ीरो है। ना फ्रॉम सी टू डी की बात करते हैं, स्पीड इज़ डिक्रीजिंग। देखिए स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। हम सी से डी की बात करते हैं तो ग्रेजुअली ये डाउन होता जा रहा है, कर्व ग्राफ डाउन होते जा रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो इट मीन्स स्पीड जो है यहाँ पर देखिए पहले इस पॉइंट पे इतनी थी स्पीड, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो स्पीड और डाउन हो गई है। स्पीड की और बात करता हूँ ये और डाउन हो रही है, स्पीड और डिक्रीज़ हो रही है, और इस पॉइंट पे स्पीड क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई है। तो स्पीड सी टू डी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, चले सही है। और अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूँ तो एक्सेलरेशन जो है इसकी क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि डाउन की तरफ है। तो इट मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन जो कि डिसेलरेशन को डिस्क्राइब करिए। ये डिसेलरेशन है और ये कांस्टेंट डिसेलरेशन है क्योंकि स्पीड क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो हमने ये सारी बातें यहाँ लिख दी हैं कि स्पीड इज़ डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज़ डिक्रीजिंग विथ कांस्टेंट रेट, और जो डिक्रीजिंग है वो नेगेटिव साइन से शो हो रही है, और डिसेलरेशन को भी हम इसको कहते हैं। ठीक है जी, आप कहते हैं, अब हम आगे पढ़ते हैं, व्हेन स्पीड टाइम ग्राफ इज कर्व। अगर सपोज मेरे पास एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया जो एक कर्व में, ये देखिए कर्व है, एक कर्व दिया मुझे, दिस इज़ अ कर्व। ठीक, और इस कर्व का हमने क्या करना है, हमने बताना है कि बेसिकली देखिए जब भी याद रखिएगा, अगर मैं कर्व देखता हूँ, कर्व इस तरह का है तो याद रखिएगा, कुछ मेमोराइज कर लीजिएगा, इस टाइप का कर्व जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट कर्व होता है।
तो देखिए स्पीड तो इंक्रीज़ हो रही है, स्पीड तो इंक्रीज़ हो रही है इस कर्व में, ठीक है, बट एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्पीड इज़ इंक्रीजिंग with decreasing acceleration because gradient of the curve is decreasing। देखिए इसका हर पॉइंट पे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर लें तो टेंजेंट का हम ग्रेडियंट निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व पता चल जाएगा, जो बेसिकली क्या है हमारे पास डिक्रीजिंग रेट पर नज़र आ रहा है इसके अंदर। ओके तो हम जल्दी से दूसरे को देखते हैं। मैं इसके ऊपर आपको टेंजेंट ड्रॉ करके बताता हूँ। मैं इस पर बना चुका हूँ टेंजेंट, तो शायद आपको समझ नहीं आ रहा, बट इस पर बता देता हूँ। देखिए अगर इस टाइप का कर्व है, देखिए कर्व को आप देखिए, कर्व आहिस्ते आहिस्ते ऊपर की तरफ जा रहा है, इट मीन्स इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। ये कर्व देखिए, ये कर्व आहिस्ते आहिस्ते एक्स एक्सिस तरफ, यानी कि इधर मूव हो रहा है, इधर डाउन हो रहा है, और ये कर्व जो आहिस्ते आहिस्ते ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर अप की तरफ जा रहा है। तो ये इस टाइप के कर्व जो होते हैं, याद रखिए इंक्रीजिंग ग्रेडियंट कर्व होते हैं। Speed is increasing with increasing acceleration because gradient of the curve is increasing। अब मैं gradient कैसे निकालूंगा इस कर्व को, देखिए समझ लीजिएगा था, ताकि वो आपको ए पार्ट, ये वाला कर्व था, इसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा कैसे ड्रॉ किया है मैंने। हम क्या करेंगे, डिफरेंट पॉइंट को चूज़ कर लेंगे इसके। सपोज ये पॉइंट एक ए है, दिस इज़ ए पॉइंट, मैंने इसको ए कह दिया, ये ए पॉइंट है। दिस इज़ बी पॉइंट, इसको मैंने बी कह दिया, ये बी पॉइंट, सॉरी यहाँ बना लेता बी पॉइंट, और दिस पॉइंट इज सी, मैंने इसको सी कह दिया, इस पॉइंट, ये सी पॉइंट आ गया, ठीक है। मैंने 3 कलर से इसको हाईलाइट कर लिया है ताकि आपको आसानी हो जाए। अब मैं इसके ऊपर ग्रेडियंट ड्रॉ करूँगा, तो याद है कि कर्व का ग्रेडियंट बनाने के लिए हमेशा टेंजेंट ऑफ द लाइन ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। अब मैं इस पॉइंट को भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लूँगा स्केल को यूज़ करके। टेंजेंट क्या होता है, जो उसी पॉइंट को टच करता हो जाता है कर्व के ऊपर। तो अगर मैं इसके ऊपर एक थोड़ा सा एक्यूरेट टेंजेंट बनाने की कोशिश करूँगा, तो टेंजेंट मेरा कुछ लाइक दिस बनेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ब्लैक कलर से, तो मैं इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक टेंजेंट लाइन आ गई, जस्ट टच करती जा रही है, ठीक है। तो देखिए अब इसका ग्रेडियंट को मैं m1 कह देता हूँ, दिस इज ग्रेडियंट m1, दिस ग्रेडियंट इज कॉल्ड m1। अब बी के ऊपर भी ग्रेडियंट बना देते हैं। ग्रेडियंट अगर आपके पास, ग्रेडियंट जितना स्टीप होता जाएगा उतना इंक्रीज होता जाएगा, और जितना लेस स्टीप होगा उतना आपका ग्रेडियंट जो होगा डिक्रीज होता जाएगा। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन की टूवर्ड्स वर्टिकल लाइन जा रहा होगा अगर, तो इट मीन्स वो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है। टूवर्ड्स हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहा होगा तो वो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है। अब मैं बी के ऊपर भी देखिए ग्रेडियंट बनाता हूँ। बी के ऊपर अगर मैं ग्रेडियंट ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह का आएगा, जस्ट टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब आप नोटिस करिए कि देखिए M2 को M2 की लाइन M1 से ज़्यादा स्टीप हो गई है। देखिए अब स्ट्रीट वर्टिकल हो गई है। मतलब अगर मैं यहाँ देखता हूँ, देखिए ये लाइन यू थी और ये थोड़ी स्ट्रेट हो गई है, वर्टिकल की तरफ जा रही है ना, अपवर्ड हो गई। तो जैसे जैसे लाइन अपवर्ड होती जाएगी, ये स्टीप होती जाएगी, वो हमारे पास ग्रेडियंट इंक्रीज होता जाएगा। अब मैं सी के ऊपर भी बना के दिखाता हूँ। सी के ऊपर अगर हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो देखिए सी की लाइन पर अगर मैं ग्रेडियंट ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए इस पॉइंट को मुझे ग्रेडियंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखिए ये ज़्यादा स्टीप होता जाएगा। अब मैं इस पर देखिए ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अब आप नोटिस करिए M3 को, M3 जो है ये M3 आपका, M3 M2 और M1 के लिहाज से ज़्यादा स्टीप हो गया, देखिए ज़्यादा स्ट्रेट हो गया। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर एक बात अपनी लिखी है, तो M1 ग्रेडियंट ऑफ M1, मैं M1 को याद रखिए ग्रेडियंट से शो कर रहा हूँ। M1 इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, M1 इज लेस देन M2 इज लेस देन M3। मतलब ग्रेडियंट ऑफ M3 इज ग्रेटर देन ग्रेडियंट ऑफ M2 एंड ग्रेडियंट ऑफ M2 इज ग्रेटर देन ग्रेडियंट ऑफ M1। सही है जी। तो आपके पास मैंने ये बात लिख दी, तो ये आपको अंदाज़ा हो कि ग्रेडियंट हम इस तरह ड्रॉ करते हैं किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी पे। तो जितनी लाइन अगर ग्रेडियंट स्टीप होता जा रहा है, मतलब तो आप समझ जाए कि वो इंक्रीज़ हो रहा है, और ग्रेडियंट अगर लेस स्टीप होता जा रहा है तो इस मीन्स वो क्या है, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है। ओके जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। इस टाइप के ग्राफ अक्सर पेपर में आता है कि आपको एक कंबाइन
चीज़ें हो रही होती हैं उसके अंदर, और आपसे वो पूछता है कि भाई बताइए क्या हो रहा है। तो एक मैंने स्पीड टाइम ग्राफ बना लिया है, इसके अंदर मुख्तलिफ सिचुएशंस बना लिए हैं। जैसे ए से बी तक अगर मैं देखता हूँ, कर्व बेसिकली कुछ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट होता जा रहा है। बी से सी तक जो है एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई है, और सी से डी तक भी स्ट्रेट है, बस बट डिक्रीजिंग ग्रेडियंट लाइन आ रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमने इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया है कि देखिए फ्रॉम ए टू बी स्पीड इज इंक्रीजिंग with decreasing acceleration. Why decreasing acceleration? Because gradient of the curve is decreasing. Okay, b to c, from b to c is speed is constant, acceleration is 0 because gradient of the line is 0. C to D, what is happening from C to D, speed is decreasing. Yes, speed decrease हो रही है, acceleration is constant with decreasing rate. ये याद रखिएगा, acceleration constant है और decreasing rate के साथ है। ठीक है, acceleration is constant and decreasing. ओके, एग्जाम्पल एक छोटी सी ली हुई है मैंने ज़रा आपको एक्सप्लेनेशन के लिए। एग्जाम्पल मेरे पास है, मैंने एक स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, और उसके बाद आपके पास एक लाइन कुछ यू दिखाई गई है इस तरह की है, एक लाइन हॉरिजॉन्टल और एक लाइन डिक्रीजिंग दिखाई गई है। अब पूछता है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, तो हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी, तो एक्सेलरेशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस हो रही है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर फाइनल वेलोसिटी इज 10, इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी इज 0, सो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इज दिस, 10 हमने रखी वैल्यू फाइनल, इनिशियल 0, 15 डिवाइडेड बाय हमारे पास 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ गया। नाउ फॉर डिसेलरेशन, अगर डिसेलरेशन कैलकुलेट करने को बोलता है तो फॉर डिसेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने सेम यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी इज 10, फाइनल वेलोसिटी इज 0, टाइम इज 25 और 35 माइनस 25 इज इक्वल टू 10, तो टाइम 10 सेकंड आ गया मेरे पास। मैंने जस्ट यहाँ से सिंप्लीफाई करना, वैल्यूज पुट करना, नेगेटिव साइन शोज के इट इज़ डिसेलरेशन। नाउ टोटल डिस्टेंस इस टाइप का भी आता है। टोटल डिस्टेंस क्या आता है फॉर, अच्छा टू कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस क्या करते हैं हम, कैलकुलेट करते हैं एरिया अंडर द ग्राफ। हम क्या करते हैं, ग्राफ का एरिया, देखिए यहाँ पे तीन तरह के एरिया, एक ये एरिया आ रहा है मेरे पास, ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ये एरिया आ रहा है रेक्टेंगल, और एक अगेन ट्रायंगल, थ्री डिस्टेंसेज हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को यूज़ करते हैं और यहाँ से एरिया 1 यानी कि डिस्टेंस 1 फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने बेस निकाल लिया, दिस इज़ 15, हाइट निकाल लिया, दिस इज़ 10, तो मैंने 10 मल्टीप्लाई 15 किया, मेरे पास आंसर आ गया 75, दिस इज़ D1। ठीक है, डिस्टेंस 1। फॉर D2 के लिए रेक्टेंगल आ रहा है मेरे पास, दिस इज़ रेक्टेंगल शेप, तो मैंने क्या किया, रेक्टेंगल के लिए 10 मल्टीप्लाई 10 किया, डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 100 आ गया, मेरे पास आंसर आ गया D2 के लिए। देखिए दिस लेंथ इज़ 10, कैसे मालूम करेंगे, 25 माइनस 15, 10 आ जाएगा, और दिस लेंथ ऑलरेडी गिवन विच इज़ 10, तो मैंने 10 मल्टीप्लाई 10 किया, मैंने यहाँ पर आंसर मेरे पास आ गया 100 मीटर। नाउ फॉर D3, तो अगेन ये हमारे पास क्या आ रहा है, एरिया ट्राइंगल का बन रहा है, तो मैंने अगेन ये देखा हाइट कितनी है 10 है, और बेस कितनी है 35 माइनस 25 इज़ 10, सो 10 मल्टीप्लाई 10 अगेन करेंगे बट डिवाइड बाई 2 कर देंगे, मेरे पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी D3 50। So for total distance, to calculate total distance, we need to add all these distances D1, D2, D3. So we will add D1, D2, D3 और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा। ओके, लास्ट पार्ट इज़ फाइंड, क्या फाइंड करने को बोल रहा है वो मुझे क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई फाइंड एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। सो टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला इज़, क्या है फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, और फॉर एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम बन जाएगा ये फॉर्मूला। तो हम वेलोसिटी के लिए लिख रहे हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया है, क्या है 225 है, और टोटल टाइम इज़ गिवन विच इज़ 35, पुट करेंगे वैल्यू, डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके जी। नाउ अनदर टॉपिक जो है वो आता है थिंकिंग डिस्टेंस। ये थिंकिंग डिस्टेंस क्या होता है, तमाम वो डिस्टेंस जो बिफोर अप्लाइंग ब्रेक होता है, ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बिफोर अप्लाइंग ब्रेक इज कॉल्ड थिंकिंग डिस्टेंस। तो क्या है, बिफोर अप्लाइंग ब्रेक लगाने से पहले जितना भी वो काम कर रहा होता है वो थिंकिंग डिस्टेंस होता है। सपोज मैं गाड़ी चला रहा हूँ, उस गाड़ी में मैं कुछ नहीं, आराम से म्यूज़िक सुनता हुआ जा रहा हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है, आगे कोई चीज़ भी नहीं है, तो मैं आराम से कोई ब्रेक का मेरे दिमाग में नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगा, उस तमाम डिस्टेंस को जो ब्रेक से पहले करते हैं, लगाने से पहले, वो थिंकिंग डिस्टेंस होता है। सडनली एक होता है कि कोई सामने मेरे गाड़ी की कोई चीज़ आ जाती है,
तो मैं जस्ट ब्रेक दबाता हूँ। जैसे मैं ब्रेक अप्लाई करूँगा उसके बाद जो भी डिस्टेंस कवर होगा वो सारा का सारा ब्रेकिंग डिस्टेंस कहलाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक इज कॉल्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है जी, आसान सी छोटी सी बात है जो मैंने बताई है इजी वे में करने की। ओके, एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं कि हमें एक सिनेरियो गिवन है कि एक 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सडनली वो जब टाइम 15 सेकंड गुजर जाता है तो वो एक ब्रेक लगाता है और व्हेन टाइम इज़ 35 वो रेस्ट में आ जाता है। तो आपसे कहता है भाई ब्रेकिंग डिस्टेंस फाइंड करें और थिंकिंग डिस्टेंस फाइंड करें। तो देखिए बिफोर अप्लाइंग ब्रेक दिस इज़ द टाइम व्हेन ही अप्लाइज ब्रेक। तो बिफोर अप्लाइंग ब्रेक ये आपके पास टोटल डिस्टेंस आ रहा है, द एरिया ऑफ दिस शेप, दिस इज़ द शेप ऑफ रेक्टेंगल। सो आप क्या करेंगे, थिंकिंग डिस्टेंस के लिए रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा लेंगे। थिंकिंग डिस्टेंस इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ इज़ 15, ब्रेथ इज़ 12, आंसर इज़ 180। 15 कैसे आया, दिस इज़ द लेंथ विच इज़ 15, दिस इज़ द ब्रेथ और हाइट कोई भी ले लें आप नाम इसको, तो ये आ जाएगा 12। पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। नाउ ब्रेकिंग डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो दिस इज द शेप ऑफ ट्राइंगल, तो वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू कैलकुलेट डिस्टेंस। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस हमारे पास आने के लिए हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा लिया, वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। दिस इज डन। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज टर्मिनल वेलोसिटी। एक और छोटी सी बात है जो पूछते हैं टर्मिनल वेलोसिटी में, तो आपको कुछ बातें बस टर्मिनल वेलोसिटी के लिए याद रखें कि पहले तो हम देख सकते हैं किस तरह से हमें पता चलता है टर्मिनल वेलोसिटी कब अकर हो गई, कब से शुरू हो गई। तो याद रखिए जब भी कोई ग्राफ आपका क्या हो, कर्व आ रहा हो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ, सो जहाँ से वो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो पूरी लाइन क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर चुकी होती है। ठीक है, अब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने के लिए याद रखिए एयर रेजिस्टेंस का होना ज़रूरी है। ठीक है, जब भी तो आपका जब भी कर्व होगा तब आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी बनेगी। बस याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी शुरू हो जाती है आपको टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाती है। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी कुछ बातें बस याद रख लीजिए कि फॉर टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, स्पीड इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा याद है कि स्पीड कांस्टेंट होती है। एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो हमेशा, क्यों, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ज़ीरो होता है। नंबर थर्ड बात, नेट फोर्स इज़ ज़ीरो, हमेशा नेट फोर्स ज़ीरो होती है, या रिजल्टेंट फोर्स इज़ ज़ीरो कि उस ऑब्जेक्ट पे जितनी भी रिजल्टेंट फोर्स लग रही होती हैं वो सब ज़ीरो होती हैं। ये चार बातें बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि ये बातें ज़रूर होती हैं जब भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो टर्मिनल वेलोसिटी पे होता है। इन्हीं बातों के बारे में पूछते हैं वो एग्ज़ाम में कि या तो फोर्सेस के लिहाज से बता दीजिए टर्मिनल वेलोसिटी में क्या हो रहा है, या स्पीड के लिहाज से बता दीजिए। तो याद है कि स्पीड क्या हो जाती है, वो कांस्टेंट होती है। क्यों स्पीड कांस्टेंट होती है, क्योंकि अगर वो फ्री फॉल कर रहा है, अगर फ्री फॉल कर रहा है तो याद रखिए उसका एक वेट होगा और वेट बराबर हो जाएगा एयर रेजिस्टेंस के। ठीक है, अगर वेट और एयर मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड जा रहा है, उसका वेट है कुछ डब्ल्यू नीचे, और उसी के ऑपोजिट एक और एयर रेजिस्टेंस लग रही होगी, ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो वो टर्मिनल वेलोसिटी पर आ जाएगा। ठीक है जी, ये इसकी डिटेल थोड़ी सी आप डायनेमिक्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो होपफुली आप लोग को आज का लेक्चर समझ आया होगा इंशाल्लाह ताला। आप लोग देखिएगा, इसको समझिएगा। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से क्विकली जितनी ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ और आप लोग के अंडरस्टैंडिंग लेवल को थोड़ा सा बढ़ा सकूँ। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।